हेलो दोस्तों, हम पॉलिटी सीरीज में अब अपना अगला लेक्चर करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रस्तावना से संबंधित हर एक पहलू को अच्छे से समझा था। अब हम पॉलिटी को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अब हमें कौन कौन से टॉपिक किस प्रकार से पढ़ते चलना है इसका थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे हमने प्रस्तावना को कंप्लीट कर लिया है, अब हमें पॉलिटी को यानी कि संविधान को उसके भागों के अनुसार पढ़ते हुए चले जाना है। जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 4A, 5 अभी बाद में। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A हमें अभी ये पढ़ने हैं। इसके बाद जो भाग आते हैं भाग 5, भाग 6, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हमें इनको एक साथ कंप्लीट करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भाग 1 से लेके भाग 4A तक हमें जितने भी इनके अंदर आर्टिकल्स आते हैं उन सब आर्टिकल्स को एक एक करके पढ़ना है, यानी सभी आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो भाग 5 से स्टार्टिंग होगी उसके बाद हम सभी आर्टिकल्स को एक एक करके नहीं पढ़ेंगे। उनमें जो कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं, मतलब भाग 5 से हम लोग कंसेप्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग एक एक चीज आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ, ठीक। भाग 5, भाग 6 यहाँ से मैं आपको जो मुख्य आर्टिकल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा बता दूंगा, लेकिन फिर भी भाग 5 से सभी आर्टिकल्स एक एक पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल भाग 1 से लेकर भाग 4A तक हम लोग एक एक आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है भाग 1 में संघ एवं इसका क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ा जाता है। भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 4 में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4A में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो भाग 1 में हम लोग संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके बारे में जानेंगे। भाग 2 में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP के बारे में जानेंगे। भाग 4A में हम मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेंगे। भाग 1 में हम लोग आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे, ठीक। भाग 2 में हम लोग आर्टिकल 5 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। और भाग 3 में हम लोग 12 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। और भाग 4 में हम लोग 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे। और भाग 4A में हम लोग 51A के बारे में पढ़ेंगे। 51A में भी हम 51A क्लॉज A से लेकर 51A क्लॉज K तक पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि हमें किस प्रकार पढ़ते चलना है, यानी कि हमें अब भाग वाइज पढ़ते चले जाना है और इनके अंदर जितने भी आर्टिकल्स आते हैं
उन्हें हमें एक एक करके पढ़ना है और अच्छे से समझना है। अब वैसे तो हमें आज स्टार्टिंग करनी चाहिए भाग 1 यानी कि संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र से। लेकिन जब मैं आपको बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था उसमें आपको मैंने बताया था कि जो संविधान का दर्शन है यानी कि संविधान हमें क्या बताना चाहता है, संविधान का उद्देश्य क्या है, वो हमें संविधान के किन किन प्रावधानों या भागों में दिखता है। तो हमने देखा था कि संविधान का दर्शन मुख्यतया 4 चीजों में दिखता है। एक प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो प्रस्तावना के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो मैं आपको संविधान का दर्शन जिन चीजों में दिखता है पहले वो पढ़ाऊंगा, यानी कि प्रस्तावना तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी भाग 3 के बारे में, क्योंकि संविधान का दर्शन इसमें भी पाया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 यानी कि डीपीएसपी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर भाग 1 में आएंगे और भाग 1 और भाग 2 को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से जो हमें मुख्य आर्टिकल पढ़ने यानी कि आर्टिकल वाइज जितनी चीज़ें पढ़नी है पॉलिटी में वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग भाग 5 से स्टार्ट करेंगे मेनली कंसेप्ट वाइज, यानी कि उसमें एक एक आर्टिकल बताना संभव नहीं है, इसलिए उसमें ज़्यादातर जो कंसेप्ट हैं वो बता दिए जाएंगे और मुख्य आर्टिकल करा दिए जाएंगे। ठीक, तो इसको आप अगर बनाना चाहें अपनी कॉपी में तो बना लीजिए, फिर मैं भेज दूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में, आर्टिकल 12 से 35। ठीक, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार। यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें मौलिक अधिकार एक शब्द आया, अधिकार। मनुष्य को कितने अधिकार मिले हुए हैं सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा। खासकर मैं बात करूंगा भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत में लोगों को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, मैं थोड़ा उन पे चर्चा किए दे रहा हूँ। अभी मैं इससे मौलिक अधिकार से मौलिक शब्द हटाए दे रहा हूँ, अभी इसका मैं अर्थ बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अधिकार हैं खासकर भारत के संदर्भ में वो लोगों को कौन कौन से मिले हुए हैं, ताकि आपसे कोई अधिकार दे के ये पूछे कि ये कैसा अधिकार है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपसे कोई बोले कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, मानव अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या मौलिक अधिकार है, तो आप उसका जवाब किस प्रकार दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। तो जो अधिकार होते हैं वो भारत में मुख्यतः लोगों को 4 प्रकार से मिलते हैं। कैसे? एक तो सबसे पहला अधिकार मानव अधिकार। मानव अधिकार का मतलब है जो हमें मानव होने के नाते मिले हैं। कौन से अधिकार? मानव अधिकार जो हमें मानव होने के नाते मिले हैं। और इन अधिकारों पर व्यक्ति अपना दावा कर सकता है। व्यक्ति अपना दावा कर सकता है। व्यक्ति अपना दावा कर सकता है जिससे वह गरिमामय जीवन
जी सके। देखिए, सबसे पहला अधिकार है मानव अधिकार। मानव अधिकार कौन से होते हैं? मानव अधिकार हमें मानव होने के नाते मिलते हैं, यानी कि हम मनुष्य हैं इसलिए हमें वो अधिकार मिले हैं। और प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य इनका दावा कर सकता है। दावा करने का मतलब कि इनके लिए किसी से सरकार की अनुमति नहीं है या किसी राज्य की अनुमति नहीं है कि उस राज्य की अनुमति से ही वो वे अधिकार प्रयोग कर सके। जैसे मानव होने के नाते अधिकार, सबसे बड़ा तो सांस लेना ही, इसमें हमें किसी सरकार या राज्य की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और जो व्यक्ति है इन अधिकारों के द्वारा ही अपना जीवन गरिमामय तरीके से जी सकता है। तो एक ये होते हैं मानव अधिकार जो हमें मानव होने के नाते मिलते हैं। अब दूसरा अधिकार आता है मौलिक अधिकार, जो मैंने अभी लिखा था। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जान लीजिए कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे जो संविधान के भाग 3 में वर्णित, यानी कि संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं वे सभी क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं। एक अधिकार हमें मिलते हैं, वे कौन से हैं? वे हैं संवैधानिक अधिकार। एक अधिकार हमें जो मिलते हैं वो होते हैं सांविधिक अधिकार। इसी को दूसरी भाषा में कानूनी अधिकार कह सकते हैं हम लोग। इसी को विधिक अधिकार भी कह सकते हैं। अब मैं जब आपको संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक ये शब्दों का अंतर समझा रहा था, मैंने बताया था संवैधानिक का मतलब क्या होता है और सांविधिक का मतलब क्या होता है। जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर अटेंड किया है वो इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे। देखिए, संवैधानिक अधिकार का मतलब है वे अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं, जो संविधान में दिए गए हैं, लेकिन भाग 3 के अलावा, यानी भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को छोड़कर शेष संविधान में जितने भी अधिकार मिलते हैं वे सभी कौन से होते हैं? संवैधानिक अधिकार। जैसे मैंने अभी आपसे बोला था कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार वो किस तरह का अधिकार है? ठीक, तो कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। ठीक, इसी प्रकार जो सांविधिक अधिकार या कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, सांविधिक शब्द का अर्थ मैंने बताया था कोई ऐसे तथ्य या ऐसी संस्था या ऐसी बात जो संसद द्वारा निर्मित हो, तो वही तथ्य, बात या संस्था सांविधिक होती है। यानी कि वे अधिकार जो या वे कानून जो संसद द्वारा निर्मित हैं वे कौन से हैं? सांविधिक अधिकार, यानी कि संसद द्वारा निर्मित। संसद द्वारा निर्मित अधिकार ही सांविधिक अधिकार हैं। जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, वो किस प्रकार का अधिकार है? सांविधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। ठीक, तो ये हो गया अधिकार की अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अब आपके मन में आएगा कि क्या मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या सांविधिक अधिकार ये मानव अधिकार नहीं है? ये भी तो मानव को ही मिले हैं। तो ये बात तो सही है कि ये मानव को ही मिले हैं, लेकिन मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और सांविधिक अधिकार ये हमें मानव होने के नाते नहीं, ये हमें मिले हैं देश के नागरिक होने के नाते। तो ये अधिकार हमें मिले हैं देश के
नागरिक होने के नाते, और ये अधिकार मानव होने के नाते। तो इस प्रकार हमने अधिकार, 4 प्रकार के अधिकारों के बारे में पढ़ा। ठीक, अब हम इसमें उठाएंगे जो हम पढ़ने जा रहे थे, क्या, मौलिक अधिकार। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूं। तो अभी हमने जाना कि अधिकार कौन कौन से हम लोगों को, यानी कि भारत के संदर्भ में कौन कौन से अधिकार हमें मिले हुए हैं। अब हम उनमें से जो हमें पढ़ना है वो है मौलिक अधिकार, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मौलिक अधिकार में अधिकार शब्द को तो आपने जान लिया। अब जानते हैं कि ये अधिकार मौलिक क्यों है, यानी कि ये यहाँ पर मौलिक शब्द क्यों जुड़ा हुआ है। देखिए, मौलिक का अगर अर्थ देखा जाए तो मतलब मूल, यानी कि मूल अधिकार, यानी कि वे अधिकार जो व्यक्ति को चाहिए, किसी व्यक्ति के लिए उनके मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो उसे चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि व्यक्ति अपना भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास कर सके, और आध्यात्मिक विकास कर सके। यानी मौलिक अधिकार में मौलिक शब्द का अर्थ है मूल, यानी कि व्यक्ति के मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को चाहिए ही। क्यों चाहिए? क्योंकि वो अपना भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास कर सके। भौतिक विकास से आशय कि अपने लिए जो सुख सुविधाएं हैं, जैसे मकान हो गए, आवास की सुविधा, जैसे भोजन की सुविधा, ये सारी चीज़ें। नैतिक से जैसे कि आर्टिकल 17 जो बोलता है अस्पृश्यता का अंत, तो इस प्रकार की भावनाएं मन से मिटें ताकि उनमें नैतिकता का विकास हो सके। बौद्धिक विकास जैसे शिक्षा का अधिकार, हम लोग आगे चल के इसमें पढ़ेंगे, उससे हमारा बौद्धिक विकास भी होगा। आध्यात्मिक विकास, कुछ धर्म संबंधी स्वतंत्रताएं, धार्मिक स्वतंत्रताएं, ये हम लोगों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्राप्त हैं, उससे हमारा आध्यात्मिक विकास हो। तो इस प्रकार जो व्यक्ति के लिए फंडामेंटल हैं, यानी कि व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, वे अधिकार ही मौलिक अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। दूसरे अर्थ में हम मौलिक अधिकार में मौलिक शब्द ही क्यों जोड़ा गया, इससे और इसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो संविधान है, संविधान सभी कानूनों का मूल है, और संविधान में ही ये सारे अधिकार वर्णित हैं। ये अधिकार कहाँ वर्णित हैं? संविधान में वर्णित हैं। संविधान में वर्णित हैं और संविधान ही इनकी गारंटी लेता है। संविधान इनकी सुरक्षा की गारंटी लेता है। और संविधान क्या है? सभी कानूनों का मूल है। इस प्रकार से मौलिक अधिकार भी, या जो हमें ये अधिकार मिले हुए हैं, ये क्या है? मौलिक हैं, यानी कि हमारे मूल अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार हमें समझ में आया कि वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं और उन्हें कुछ विशेष सुरक्षा भी प्राप्त है, यानी कि उन्हें कुछ विशेष संरक्षण भी प्राप्त है। अब उन्हीं विशेष संरक्षण को हमें पढ़ना है कि मौलिक अधिकार को कौन कौन से संरक्षण प्राप्त हैं।
इसे भी देख लेते हैं, थोड़ा इसे नोट करिए, फिर मैं मिटा दूं इसे। तो मौलिक अधिकार हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए सहायक होते हैं और इन्हें संविधान द्वारा गारंटी या संविधान द्वारा कुछ संरक्षण भी प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण कैसे मिला। देखिए, तो इसमें अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है, यानी कि मौलिक अधिकार को समाप्त या कम किया जाता है, तो हम आर्टिकल 32, इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी देख लीजिए। आर्टिकल 32 के तहत, इसके तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के हनन पर, मौलिक अधिकारों के हनन पर। यानी अगर पहला संरक्षण तो मौलिक अधिकारों को यही प्राप्त है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है या मौलिक अधिकारों को किसी संस्था, राज्य या व्यक्ति द्वारा समाप्त किया जाता है, तो हम इसके खिलाफ या मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सभी मामलों में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन यदि मौलिक अधिकारों की हनन की बात होती है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि यदि आप पहले उच्च न्यायालय या मतलब हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहते हैं तब भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कब? जब मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो। तो ये मौलिक अधिकार को प्राप्त पहला संरक्षण। दूसरा अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में ही समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपातकालीन स्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं, तो जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें ऐसा नहीं कि कोई थोड़ी सी विपत्ति है उन्हें समाप्त कर दिया जाए। मौलिक अधिकारों को कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे आपातकालीन स्थितियों आदि में ही केवल समाप्त किया जा सकता है। कैसे समाप्त करते हैं, कौन कौन से समाप्त होते हैं, ये हम लोग जब आपातकाल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये मौलिक अधिकार को प्राप्त दूसरा संरक्षण। अगर मैं तीसरे संरक्षण की बात करूं तो मौलिक अधिकार में अगर हमें संशोधन करना है, मौलिक अधिकार में संशोधन के द्वारा ही उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें अगर हमें परिवर्तन करना है, उसमें कुछ जोड़ना या घटाना है, तो हम लोग मौलिक अधिकार में संशोधन करेंगे। यानी कि उसके लिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी, और वो संविधान संशोधन यानी हमेशा विशेष बहुमत से होगा। कैसे होगा? विशेष बहुमत से।
मेरे कहने का आशा ये है कि अगर हमें मौलिक अधिकार में को कम या समाप्त करना है या उनमें कुछ परिवर्तन करना है, तो हम ये नहीं करेंगे कि कोई साधारण विधेयक पास कर दें और मौलिक अधिकार में कमी या उन्हें समाप्त कर दें। उसके लिए मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करने के लिए हमें उसमें संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा, वो भी विशेष बहुमत से। ठीक, तो ये मौलिक अधिकार को कुछ प्राप्त संरक्षण थे। ठीक, तो अभी हम लोगों ने मौलिक अधिकार को प्राप्त संरक्षण के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। तो अभी तक हमने सीखा कि जो अधिकार होते हैं, भारतीयों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, उनमें हमने मौलिक अधिकार को मौलिक ही क्यों कहा गया इसके बारे में भी जाना, और मौलिक अधिकार को प्राप्त जो संरक्षण है, यानी मौलिक अधिकार को जो संरक्षण प्राप्त हैं उनके बारे में भी जाना। अब हम देखेंगे कि मौलिक विशेषताओं की कुछ विशेषताओं को, मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताओं को। तो हेडिंग डाल लीजिए मौलिक अधिकार की विशेषताएं। ठीक, मौलिक अधिकार की विशेषताएं। देखिए, जो पहले हमें यही पता होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो संविधान का है बहुत सारा हिस्सा कहीं अन्य देशों से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं हमें ये भी जानना होगा। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। यूएसए के नागरिकों को हमारे देश के मौलिक अधिकारों की तरह बिल ऑफ राइट्स मिले हुए हैं। तो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से ही प्रेरित हैं हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक, तो आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। ठीक, देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, यानी कि जो हमारा भाग 3 है, तो उसे संविधान का या भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है, आपने इतिहास में अच्छे से पढ़ा होगा। तो भाग 3 को हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब मौलिक अधिकार की तीसरी विशेषता, देखिए, जो मौलिक अधिकार होते हैं, मैंने अभी आपसे बात कही थी मौलिक अधिकार होते क्या हैं, जो व्यक्ति को चाहिए ही, उनके बिना व्यक्ति अपना चहुमुखी विकास नहीं कर सकता, यानी कि व्यक्ति को के लिए आवश्यक अधिकार जिससे वो अपना भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास कर सके, वही होते हैं मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं। प्रवर्तनीय शब्द का अर्थ जब मैं प्रियम्बल पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि जो प्रस्तावना है वह प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब है कि जो लागू करने योग्य हो, यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो लागू करने योग्य होते हैं, यानी कि लागू करने के लिए बाध्यकारी होते हैं, यानी राज्य द्वारा इन्हें लागू किया जाना बाध्यकारी है। ठीक, तो मौलिक अधिकार ऐसा नहीं कि केवल संविधान में केवल लिख के छोड़ दिए गए हों, कि केवल उनसे राज्य से उम्मीद की जाए कि वो इसे लागू करेंगे।
वो उम्मीद के सहारे पे नहीं टिके हुए, वो उन्हें लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी है, यानी कि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं। ठीक, आप इसे इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूं, फिर आगे इसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो मौलिक अधिकार की 3 विशेषताएं पढ़ी। पहला तो हमने यही पढ़ा कि मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं, ये यूएसए से लिए गए हैं, वहाँ के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा यानी भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और जो मौलिक अधिकार होते हैं वो प्रवर्तनीय होते हैं, यानी कि राज्य के लिए उन्हें लागू करना अनिवार्य होता है। अब इसकी चौथी विशेषता अगर हम देखें तो जो अधिकांश मौलिक भाग हैं, यानी अगर मैं देखूं कि मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, मौलिक अधिकार की प्रकृति यानी उसका मौलिक अधिकार का जो नेचर है वो किस तरह का है। तो जो मौलिक अधिकार हैं, जो अधिकांश मौलिक अधिकार हैं, यानी कि ज्यादातर मौलिक अधिकार वो नकारात्मक नेचर के हैं, यानी कि नकारात्मक प्रकृति के हैं। उनमें से जो कुछ हैं वो सकारात्मक प्रकृति के हैं, यानी कि पॉजिटिव नेचर के हैं, और कुछ मतलब ज्यादातर निगेटिव नेचर के हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जिनमें राज्य के अधिकारों या अधिकारों को सीमित किया गया है, यानी कि राज्य को मनाही की गई है या राज्य को मना किया गया है कि वो इस प्रकार के कदम ना उठाए या इस प्रकार की नीतियां ना बनाए, वे सारे अधिकार नकारात्मक प्रकृति के ही मौलिक अधिकार हैं। और कुछ अधिकार हैं जो सकारात्मक प्रकृति के हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो जहां पर व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं या व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं की बात कही गई है, वे सब कैसे हैं, सकारात्मक प्रकृति के हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी जो प्रकृति है, उनमें जो अधिकांश की प्रकृति है वो नकारात्मक है। नकारात्मक कैसे, उनमें राज्य को बहुत सारे चीजों के लिए मना किया गया है, यानी कि उनसे लोगों के हित में कुछ बातें ना करने के लिए कहा गया है, इसलिए वो नकारात्मक प्रकृति के हैं। और सकारात्मक कैसे, जहां पर व्यक्तियों को कुछ विशेष सुविधाएं देने की बात कही गई है, वहां पर वो सकारात्मक प्रकृति के मौलिक अधिकार होते हैं। अगर नकारात्मक की बात करूं तो जैसे भेदभाव ना करने की बात की गई है, तो कैसा, नकारात्मक प्रकृति का हो गया। और अगर व्यक्तियों को विशेष सुविधाओं की बात अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की जाए तो जैसे वो सकारात्मक प्रकृति के हो गए। तो इस प्रकार से जो मौलिक अधिकार की प्रकृति है वो कैसी है, नकारात्मक। अगर मैं इसको स्पष्ट शब्दों में समझना चाहूं तो राज्य के लिए, राज्य क्या है मैं आर्टिकल 12 में आपको बताऊंगा। राज्य के लिए जो मौलिक अधिकार हैं अधिकांशतः नकारात्मक प्रकृति के हैं, और व्यक्तियों के लिए ज्यादातर मौलिक अधिकार कैसे हैं, जो जिन्हें मिले हुए हैं यानी नागरिकों के लिए वो सकारात्मक प्रकृति के। ठीक, तो ये हो गया मौलिक अधिकार की चौथी विशेषता। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दूं। ठीक, तो अभी तक हमने मौलिक अधिकार की 4 विशेषताओं को देखा। अब हम इसकी अगली विशेषता को समझते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वे व्यक्तियों को मिले हैं, नागरिकों को मिले हैं, लेकिन असीमित रूप से नहीं मिले, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित नहीं है।
कैसे नहीं है? असीमित नहीं है, यानी कि उनमें भी कुछ सीमाएं हैं। जब हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ रहे होंगे तो सभी जो आर्टिकल 19 में जो हमें अधिकार मिले हैं तो उनके अंतर्गत जो हमें सीमाएं भी उनमें हैं, यानी कि उनमें जो हम लोगों जो नागरिक हैं उन पर जो सीमाएं लगाई गई हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार असीमित नहीं, मतलब सीमित नहीं है, मतलब असीमित नहीं है, वो कुछ सीमित दायरे में ही मिले हुए हैं। अगर मैं इसकी छठी विशेषता की बात करूं तो जो मौलिक अधिकार हैं, अभी मैंने देखा था, मतलब हमने पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के पक्ष में नकारात्मक है, यानी राज्य के लिए नकारात्मक प्रकृति के हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें ज़्यादातर मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध मिले हुए। कैसे मिले हुए हैं? राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं ज़्यादातर मौलिक अधिकार। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार हमें निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी मिले हुए हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। जैसे अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं जो हमें राज्य के विरुद्ध मिले हैं, उनमें से आर्टिकल, कुछ एग्जांपल दूं तो जैसे आर्टिकल 15, 16, और कुछ मौलिक अधिकार जो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध मिले हैं, जैसे कि बात करूं मैं आर्टिकल 17। ठीक, ये आर्टिकल में क्या क्या है ये हम आगे देखेंगे। कुछ तो आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, बाकी ने जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। बाकी मैं मौलिक अधिकारों की और विशेषताओं के बारे में बात करूं तो मौलिक अधिकार कुछ जो देश के केवल जो नागरिक हैं उन्हें मिले हुए हैं, कुछ मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को भी मिले हुए हैं और देश के नागरिकों को भी मिले हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो मैं तब बात करूंगा आपसे जब मैं सारे आर्टिकल्स आपके साथ पढ़ने पढ़ाने की क्रिया कर चुका हूँगा। ठीक, क्योंकि आपको उन्हें रटने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हें समझना होगा कि क्यों वे कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए गए हैं, इसको भी समझना होगा। इसलिए मैं उन्हें तब बताऊंगा जब मैं सारे आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँगा। ठीक, तो इन्हें मैं मिटा देता हूँ। इसके साथ हमने मौलिक अधिकार क्या हैं, इनमें मौलिक शब्द क्यों जुड़ा हुआ है, इन्हें किन प्रकार के संरक्षण प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सबको समझा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और देखते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमें कितने प्रकार के अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार मिले हुए थे। इसे पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमें कितने प्रकार के अधिकार मिले हुए थे। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमें मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार मिले हुए थे। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। ठीक, कौन कौन से थे इन्हें समझते हैं, साथ में नोट करते जाइएगा। देखिए, जो पहला अधिकार था वो था समता या समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये आर्टिकल, इन आर्टिकल्स में हमें समता के अधिकार को पढ़ना होता था। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 19, 20, 21
और 22 ये आर्टिकल दिए गए। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें हमें आर्टिकल 23 और 24 के बारे में पढ़ना होता है। जो चौथा अधिकार है वो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। जो मूल अधिकार में हमें छठा अधिकार मिला था वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसमें आर्टिकल 31 दिया हुआ था। अब आर्टिकल 7 जो मतलब मूल अधिकार, जो मूल संविधान में जो 7वां अधिकार था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये था आर्टिकल 32। ठीक, तो ये मूल संविधान में जो हमें 7 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे वो इस प्रकार थे। कौन सा? पहला था समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, मैं मार्कर में इंक डाल लूँ, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं।